हेलो मैं रावली अर्जुनाथ, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और एकदम फुल जोश में होंगे फॉर यू टुडेज लेक्चर। सो चलो गाइस एंड अली मालिक, वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां बच्चों हम आपके बैच अर्जुना नीट 3.2 में पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो बेटा आज है हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1 और आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम ये देखेंगे बच्चों कि आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कहाँ करता है, सबसे पहली चीज तो। दूसरा हम देखेंगे बेटा कि हमारे जो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब कौन से हैं, है ना। और उससे भी ज्यादा हम क्या देखेंगे बेटा, उससे ज्यादा हम ये देखेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये कैसे पता चल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली छोटा छोटा बताऊं तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और वहीं पर ही थोड़ा बहुत आयनिक का इंट्रोडक्शन हम पुल कर लेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था, क्योंकि होमवर्क डिस्कस करना आपका सबसे फेवरेट काम है। तो फटाफट से हम लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास का होमवर्क ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमें यहां पर एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, ए सॉलिड प्लस 2b गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद इन इक्विलिब्रियम विद सी गैसियस। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है हमको यहां पर बच्चों। ठीक है, हमें इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग ये बताना है कि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में कौन कौन सी कंडीशंस पर शिफ्ट हो सकता है, माने किन किन कंडीशंस पर जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ये सारी कंडीशंस जो है हम लोगों को यहां पर मेंशन करी गई हैं। सो वी हैव टू चूज कि कौन कौन सी कंडीशन से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों जा सकता है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम उठा के रख लो नीचे, थोड़ा पतला करते हैं बच्चा, पेन बहुत मोटा है। ए सॉलिड plus 2b gaseous in equilibrium with C gaseous। ठीक है, यही हमारा इक्विलिब्रियम हमें गिवन है बच्चों। इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा H है बेटा क्या दे रखा है राजे, पॉजिटिव दे रखा है, माने डेल्टा H इज पॉजिटिव राइट हियर। ओके, पहली चीज तो हमें ये दे रखी है। अब जितनी भी हमें कंडीशंस दे रखी हैं ए बी सी डी ई, देखते हैं इनमें से किन कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा बेटा। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यार उन्हें एंडो एक्सो का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो प्लीज एक बार इसी क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेना जब मैं समझाने लगूं। ठीक है, चलो सो बेटा पहला है आपका ऑन इंक्रीजिंग। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट हमारा हो रखा है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या है बेटा हमारा, सबसे पहला आप यहां पर कर लीजिए ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, पहला पार्ट कर लीजिए क्या, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, दूसरा आपका ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर है, तीसरा ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन कर लीजिए मेरा बेटा किसकी, ए की, किसकी, ए की। ठीक है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तीसरा है ऑन एडिंग हीलियम गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। सॉरी बेटा मैंने भी आज देखा इसको, करेक्ट कर लीजिए जो जो भी यहां पर हमारी चीजें मिसिंग थी। अब आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए, ये हम लोग को इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो बेटा सबसे पहली चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो बेटा पहला है फर्स्ट पार्ट ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो बेटा अगर सी यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे यार तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड में चला जाएगा ना, है ना। क्या करेगा इक्विलिब्रियम बेटा, बैकवर्ड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बेटा ज्यादा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हो पाए जितनी प्रोडक्ट की कहां पर थी बेटा, इक्विलिब्रियम पे थी, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मेरे बच्चों आपका जो इक्विलिब्रियम है कहां चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, सो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, बैकवर्ड, है ना। तो माने ये वाला तो नहीं होगा जिसे आप टिक करने वाले हो,
क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बी, ये क्या है बेटा? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो बेटा कल ही पढ़ा था, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं, है ना। तो मेरा बेटा यहां पर देखो, तुम्हारे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स है ना बेटा, राइट? कितने हैं? 2 मोल्स है, ठीक है। कितने हैं? 2 मोल्स है, क्योंकि बी ही तो गैसियस है ना, ए तो सॉलिड है, तो उसके आप गैसियस मोल्स तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो रिएक्टेंट की साइड 2 गैसियस मोल्स है, और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं बेटा? 1 गैसियस मोल है। कितना है बच्चा? 1 गैसियस मोल है। तो हमने बोला कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं। तो बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है ना मेरा बेटा, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा बेटा? इस रिएक्शन के केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कहां जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, सेकेंड पार्ट सबको क्लियर है। थर्ड पार्ट ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बेटा कल ही बताया था ए यहां पर सॉलिड है, और हमने कल ही पढ़ा था कि सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में बेटा हम हमारी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को कंसिडर ही नहीं करते हैं, है ना। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे जब आप ए सॉलिड को ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज यहां पर बेटा वो सॉलिड है ना, और सॉलिड्स और लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के बढ़ने और घटने का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। कल ही हमने पढ़ लिया था ना बच्चों, राइट। तो क्या लिखेंगे बच्चा यहां पर? आप लिखेंगे सी पार्ट में ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्या होगा बच्चों? नो इफेक्ट। नेक्स्ट डी, on adding helium gas at constant pressure, on adding helium gas at constant pressure, ठीक है। तो बेटा अगर आप हीलियम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं, तो बेटा मैंने बताया था हीलियम एक इनर्ट गैस है, और कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर आप बेटा इनर्ट गैस को ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम वहां मूव करता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? क्या होंगे? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे राजे। क्या होंगे? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा। तो माने अगर आप हीलियम को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ही नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या आ जाएगा यहां पर आपका आंसर? बैकवर्ड। बेटा कल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन, फिर आप बोलते हैं मैम डिस्कस नहीं किया, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ई क्या है बेटा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेटा देखो मैंने बताया था कि अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो एंडो होगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा बेटा? एक्सो होगा। और मैंने बोला था अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड जाता है, और घटाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक की साइड जाता है। यही पढ़ाया था बेटा, है ना। तो यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, राइट। तो बढ़ाने में क्या होगा बेटा? एक्सो की तरफ जाएगा। एक्सो कौन सा है? फॉरवर्ड वाला, राइट। तो यहां पर आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर जाएगा बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है?
एम आई क्लियर? सो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, जल्दी से बता दो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा बालको, ठीक है। सो जिनको कल टेम्परेचर वाला नहीं समझ आया था, आई होप अब आ गया होगा। फाइन, तो बेटा कहाँ कहाँ पर आपका फॉरवर्ड जा रहा है, एक तो बी में जा रहा है, एक सी में जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे बेटा, ऑप्शन नंबर 4 टिक कर दोगे। एम आई क्लियर बेटा? फाइन, एक सेकेंड एसी ऑन कराते हैं जब तक आप इसे लिखिए। ठीक है बच्चों, चलो। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया है, चलें आगे, चलो चलते हैं। ओके बच्चा, यहां पर हमें एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये बोल रहा है बताओ क्या फेवरेबल कंडीशन होगी जिन पर अमोनिया का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। माने ऐसी क्या कंडीशन होगी जिससे हमारा जो रिएक्शन है बच्चों कहां चला जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इक्विलिब्रियम को उठा के नीचे रख लो, और ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी आएगा नेक्स्ट ईयर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सीख लेना इसे। फाइन, चलो। सो हमारे पास है N2 gaseous plus 3 H2 gaseous in equilibrium with 2 NH3 gaseous। ठीक है बच्चा, ये हमारा इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है, बहुत बढ़िया से दे रखा है। अब बेटा इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा H है, क्या बोल रखा है हमें, डेल्टा H नेगेटिव है। क्या बोल रखा है बच्चा हमें, डेल्टा H करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम इज बेसिकली नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो क्या, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो होगा। क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड में एक्सो होगा, और बैकवर्ड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी एंडो हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो बेटा अगर आप इसको फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो तो आपको ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी ना टेम्परेचर की जो एक्सोथर्मिक को फेवर करे। और हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक की साइड जाता है ना। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की साइड यानी फॉरवर्ड साइड क्या करेगा बच्चों, चला जाएगा, राइट। तो माने इस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए या टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, तभी रिएक्शन एक्सो की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, एक्सो की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक वाली साइड जाता है, इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक वाली साइड पे आएगा। माने अगर आपने यहां पर हाई टेम्परेचर लिया तो एंडो वाली साइड तो बैकवर्ड है ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। किसलिए बच्चों को नहीं समझ आया था टेम्परेचर, आई होप अब आ गया होगा, दोबारा रिवाइज करा दिया है, ठीक है। चलिए प्रेशर की बातें करते हैं बेटा। तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखूं तो कितने हैं गैसियस मोल्स बेटा, 1 + 3 4 है, और राइट हैंड साइड पर कितने, ध्यान से देखो, 2 हैं, है ना। हमने पढ़ा बेटा प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं। तो कहां है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम बेटा, जल्दी बता दो, फॉरवर्ड साइड यानी प्रोडक्ट की साइड, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा, अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो माने लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आपका इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड साइड जाएगा, ठीक है, और अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगा। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एम आई क्लियर? चलें आगे बच्चों, चलो बेटा मैं साइड होती हूँ। अब आपके कमेंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। बच्चा बोला था कि मैम आप ना क्रॉस में होके लिखा करो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं साइड में होके लिखूँ, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रॉड हूँ, तो इसलिए मैं और साइड हो जाऊंगी आज, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज आई वॉन्ट कि आप पढ़ें अच्छे से, आपको इश्यूज ना आए। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं पढ़ रही हूँ, और मैंने आपकी प्रॉब्लम्स भी देखी हैं। वी विल डिस्कस उनके बारे में एट एंड ऑफ द लेक्चर, जो आपने पोस्ट करी है हम उनको एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब मेरा बच्चा यहां पर क्या आ जाओ, रिलेशन किस किस के बीच में,
ये देखो लास्ट लेक्चर का एक टॉपिक छोटू सा रह गया था, उसको फटाफट से डिस्कस कर रही हूँ। रिलेशन किस किस के बीच में बेटा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। फटाफट से हम जो है इस रिलेशन को कर लेंगे बेटा। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको थर्मो पढ़ाया था, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताया था, नहीं बताया था? याद है? मैंने बोला था, स्टार्टिंग से बता देती हूं, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन की के ई क्यू, ठीक है, इसके इक्वल होता है। करेक्शन कर लो बेटा, क्यू, नॉट के ई क्यू, क्यू, ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा था थर्मो में, और हमने पढ़ा था बेटा कि जब इक्विलिब्रियम आता है, जब क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है, तो उस केस में क्या होता है बेटा? आपका गिब्स फ्री एनर्जी, हमने पढ़ा था ना, डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जो क्यू है यानी रिएक्शन कोशेंट है, वो किसके इक्वल हो जाता है बेटो? चलिए बता दो, के ई क्यू के इक्वल हो जाता है, माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है बेटा, राइट। तो ऊपर वाली इक्वेशन में डेल्टा जी को 0 रख दोगे, ठीक है, क्या करोगे? डेल्टा जी को 0 रख दोगे, किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट के प्लस आर टी एल एन के ई क्यू क्या आ जाएगा? इक्वल, ठीक है। और क्या लिख सकते हो बेटा? डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन के क्यू के, ठीक है, राइट। यहां तक हमें दिख गया। अब बेटा मुझे एक फटाफट से चीज बता दो, एल एन के क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी के, राइट। चलो, सो यहां से हमें एक चीज दिख गई पहली, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब बेटा देखो, मुझे पता है कि अगर ln x a के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है बेटा? e की पावर a के। जल्दी बता दो, हाँ कि ना? ln x अगर a के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? e की पावर a के। तो बेटा यहाँ ln के e क्यू अगर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी के इक्वल है, तो देयरफॉर के ई क्यू किसके इक्वल होगा बच्चों? e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी बता दो, इसी के इक्वल होगा, है ना। तो यहां से क्या हो गया? के ई क्यू किसके इक्वल आ गया? ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, राइट। तो क्या आ गया बेटा हमारा यहां से? के क्यू आ गया ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन से 3 केसेस पॉसिबल है। क्या है इस इक्वेशन से? 3 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। क्या पॉसिबल है बेटा? 3 केसेस पॉसिबल हैं। ध्यान से देखते हैं तीनों केसेस को। बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो वरना कंफ्यूज रहोगे ताउमर। और एक बार इसमें क्वेश्चन में गलती भी हुई थी, एक टेस्ट सीरीज थी, नाम नहीं लूंगी कहाँ की थी, लेकिन वहां पर जो है उन लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत घुमा के दिया था और बच्चे सारे उलझ गए थे। तो मैं बता देती हूँ, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बेटा देखो, अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में तुमने पढ़ा था, लिखना नहीं है इसको, सिर्फ समझना है कि जो डेल्टा जी सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होता है। बेटा जो ये डेल्टा जी सिस्टम है, ये बेसिकली तुम्हारी डेल्टा जी ही है जो तुमने यहां पर रखी थी, ठीक है। जो ये डेल्टा जी रखा है, ये डेल्टा जी सिस्टम ही है ना। तो हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। बेटा एट द सेम टाइम जो डेल्टा जी नॉट होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी होता है ना, वो भी नेगेटिव ही होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, राइट। वही अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो बेटा डेल्टा जी भी पॉजिटिव है
और आपका डेल्टा जी नॉट भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी नॉट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह बात आपको याद रखनी है। समझ रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो इस बात को? क्या बात बोली मैंने बस इतना बोला कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो जीरो होगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कब जीरो होगा डेल्टा जी नॉट? कब जीरो होगा बेटा? जब ये के इक्विलिब्रियम 1 हो, क्योंकि हमें पता है ln 1 या log 1 जीरो होता है ना मेरा बेटा। तो राइट, ये जीरो होगा तो डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 1 वैल्यू नहीं है, कुछ और वैल्यू है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा जो डेल्टा जी नॉट है वो जीरो के इक्वल नहीं आने वाला। तो अगर कोई हमें ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो है, आप बोलोगे हाँ। बोलता है डेल्टा जी नॉट जीरो है, आप बोलोगे नहीं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के इक्वल है तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के इक्वल नहीं है तो डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा। यह आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए, बच्चों को बिल्कुल क्लियर ही नहीं होती है ये। चलो अब आ जाओ, नोट्स पर ध्यान देते हैं। तुम्हारे सुंदरू मुंदरू नोट्स बनाने हैं, ठीक है? क्या बनाने? सुंदरू मुंदरू, ठीक है? हमारे वहां बोलते हैं पंजाबी में सुंदरी मुंदरी, राइट? तो वैसे ही करेंगे तुम्हारा। आ जाओ, चलो। सो बेटा यहां पर सबसे पहला केस लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नॉट अभी अभी मैंने बताया नेगेटिव होता है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है? तो क्या लिखोगे पहले? फॉर spontaneous process डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है बेटा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ई की पावर समथिंग पॉजिटिव आएगा, और ई की पावर समथिंग पॉजिटिव माने 1 से बड़ा। माने क्या बच्चों? 1 से बड़ा, ठीक है? तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या? माइनस डेल्टा जी आर टी क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, राइट? और हमारी ई की पावर अगर पॉजिटिव कुछ आ रहा है तो माने वो 1 से बड़ा, माने ई की पावर पॉजिटिव समथिंग ही तो किसके इक्वल होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसका मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया बेटा? 1 से बड़ा आ गया। क्लियर है? तो अगर हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है? क्या आएगा बच्चों? 1 से बड़ा आएगा। एम आई क्लियर? चलूं आगे? क्लियर है, राइट? क्यों? क्योंकि बेटा देखो, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा? डेल्टा जी नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव साइन, तो ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं ई को देखूं तो ई क्या है? माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी है ना बच्चों? तो ये चीज अगर ई की पॉजिटिव पावर है तो ये 1 से बड़ी होगी, और ये चीज है किसके इक्वल? ये चीज इक्वल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके इक्वल है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एक सेकंड, मेरा बच्चा यहाँ पर एक वो लगा पड़ा है, उसको साइड कर देते हैं। प्लेटफॉर्म, मैम की हाइट लंबी है ना तो साइड पर रख देते हैं। चलिए, सो यहाँ पर मेरा बच्चा क्लियर है सबको? हाँ कि ना? जल्दी बता दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या सीन है कि डेल्टा जी भी पॉजिटिव है और डेल्टा जी नॉट भी पॉजिटिव है, ठीक है? तो आप बोलोगे बेटा क्या इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव होगा। तो बेटा अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट? तो ई की पावर अगर कुछ नेगेटिव में है तो बेटा वो 1 से लेस होता है, राइट? तो माने ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट
बाय आर टी इज लेस देन 1। क्या हो जाएगा बेटा? 1 से लेस हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। जल्दी बताओ किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो माने यहां क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से लेस हो जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, थर्ड केस आ जाओ। एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, राइट। तो क्या लिखोगे? डेल्टा जी नॉट में और may not be 0 when equilibrium constant is 1, only then delta G naught is 0। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा 1 के बराबर है उसी केस में आपका वो 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एम आई क्लियर बच्चों? क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलो, सो यहां पर हमने सीख लिए हैं डिफरेंट केसेस इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग। अब पता है क्या बोलेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसमें लिख देगा डेल्टा जी लेस देन 0 और के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 0। तो वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, या फिर वैसे ही पूछ सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए और कंफ्यूज करना है तो ये बोलेगा कि क्या हमेशा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट 0 के इक्वल होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, वो केवल तभी ही 0 के इक्वल होता है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आता है। क्यों? सोच के देखो, दिमाग ही लगा सकते हो कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के इक्वल होता है। तो बेटा अगर आप इस ln को लॉग में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? -2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा बच्चों, राइट। और अगर के हमारा 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चों? के अगर 1 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? -2.303 आर टी लॉग 1। और बेटा log 1 की क्या वैल्यू होती है यार? log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है log 1 की वैल्यू? जल्दी बता दो। log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है मेरा बेटा, तो यहां से देयरफॉर डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा यार? 0 आ जाएगा। एम आई क्लियर? ओके, तो केवल इसी केस में डेल्टा जी नॉट 0 होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ दिस चैप्टर हैज बीन एंडेड अप। क्या हो गया? ये चैप्टर एकदम एंड अप हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर विच इज आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि इक्विलिब्रियम 2 तरीकों का हो सकता है। कौन कौन सा? केमिकल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। वहां पर मैंने क्या देखा था बेटा कि अगर इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बीच में है तो वो केमिकल है। वही अगर इक्विलिब्रियम पे आयंस इन्वॉल्व हैं, क्या है बच्चों? आयंस इन्वॉल्व हैं, तो आप उसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो क्या लिखोगे? इट इज अ इक्विलिब्रियम विच बेसिकली इन्वॉल्व्स आयन। क्या इन्वॉल्व करता है बच्चा? आयंस, माने आयंस के बीच में एग्जिस्ट करता है राजी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स आयंस। ठीक है बच्चे, किसको इन्वॉल्व करता है आयनिक इक्विलिब्रियम? आयंस को इन्वॉल्व करता है मेरे लवली अर्जुनास। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स आयन। आयंस को इन्वॉल्व करता है क्या? मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर हम सब्सटेंसेस की बाइफर्केशन करें जो हम डील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वैसे तो बहुत सारी बाइफर्केशंस पॉसिबल है। बाइफर्केशन माने डिवीजन, बांटना।
ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी बाइफर्केशन पॉसिबल है, लेकिन जनरली हम मानते हैं कि हमारे सब्सटेंसेस ना दो ही तरीके के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर हम बाइफर्केशन की बात करें या डिवीजन की बात करें तो हम मानते हैं कि हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरीकों के होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से? एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट से लिखो। एक क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे क्या होते हैं मेरे बाल को जल्दी बता दो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, फाइन। तो दो तरीके के सब्सटेंसेस आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे क्या पढ़ते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो सब्सटेंस जो बेटा आयंस में डिसोसिएट कर जाता है अपने एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस माने आप उसे पानी में डाल दीजिए या फिर आप उसे मेल्ट कर दीजिए, माने उसकी मोल्टन स्टेट में ले लीजिए। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने आयंस में टूट जाएगा, या तो आप उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं या फिर आप उसे उसकी मोल्टन स्टेट में ले, तो ऐसा सब्सटेंस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वो सब्सटेंस डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक है, अपने आयंस के अंदर, चाहे आप उसका कैसा भी सोल्यूशन ले लीजिए, एक्वस ले लीजिए, मोल्टन ले लीजिए, कोई भी सोल्यूशन ले लीजिए, अगर वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है तो वो क्या होता है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, माने ये बिल्कुल भी अपने आयंस में डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं करते। एम आई क्लियर? ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम शॉर्ट नोट्स दे देना, शॉर्ट नोट्स दे देना थर्मो के। मैं दे दूंगी, एक कंडीशन पर, एक कंडीशन है मेरी। ठीक है, अभी मुझे आयनिक में 4 या 5 लगेंगे, रेडॉक्स में 3 लगेंगे, तो टोटल 8 क्लासेस का सवाल है। माने मंडे तक मैं हूं तुम्हारे साथ, संडे को 1 क्लास लगेगी, तो मंडे तक हूं मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, माने 1 हफ्ता मोटा मोटी, ठीक है, इतना ही हूं मैं तुम्हारे साथ, 7-8 दिन ही हूं। ठीक है, तो आई विल गिव यू द शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड रोज कमेंट में डीपीपी के क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूं आज, जैसे आज तो नो डीपीपी है क्योंकि बेसिक लेक्चर है, इतना कुछ नहीं करना है आपको। कल से डीपीपी में देनी चालू कर दूंगी। जो भी क्वेश्चन मैं डीपीपी के दूंगी, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के दूंगी, सुबह अगले दिन मॉर्निंग में आके या उसी दिन रात में, अगर आप उन क्वेश्चंस का नंबर लिख के आगे डन का टिक लगाते हैं तब मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, और अगर आपने डन नहीं करा तो मैं समझ जाऊंगी नहीं करा है, मैं आप पे विश्वास कर रही हूं। तो मुझे अगर बहुत सारे डन दिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही सारे डन दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, तब मैं समझ जाऊंगी कि तुम पढ़ रहे हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बाय वर्किंग एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ही दे पाऊंगी शॉर्ट नोट्स, पहली बात तो। ठीक है, इस वीक का संडे आएगा, फिर जो नेक्स्ट वीक का संडे आएगा उसमें मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दे दूंगी, तीनों के, स्टेट्स ऑफ मैटर के भी, थर्मो के भी, इक्विलिब्रियम के भी, प्रोवाइडेड तुम जो एक्टिविटी मैं तुम्हें दे रही हूं वो तुम करते हो तो तभी ही दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी शॉर्ट नोट्स। मैंने तुम्हें 2 चैप्टर की शॉर्ट नोट्स सिर्फ इसलिए दी थे कि तुम्हें समझ में आएगी शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होता है। अब तुम्हें डेफिनेटली आ चुके हैं। तुम्हें पता है एक बच्चा है, मैं कल उसका नाम भी शॉर्ट आउट करूंगी फॉर श्योर क्लास में, पता नहीं शाउट आउट होता है या जो भी होता है, आई एम वेरी बैड एट इट। इंस्टाग्राम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती हमका, हम बहुत ही ज्यादा क्या बोलूँ, आई एम नॉट सो एक्टिव एट इंस्टाग्राम, मतलब आई एम एक्टिव बट नॉट सो एक्टिव इन पोस्टिंग, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ट्रेंडिंग वर्ड्स विच आर गोइंग राइट हियर। बट हाँ, एक बच्चा है, ही जस्ट सेंट मी हिज शॉर्ट नोट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आई वॉज इन शॉक। आई वॉज लाइक वाओ, मतलब ऑल्दो नहीं करना चाहिए तुम लोगों को मैसेज किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिगार्डिंग डाउट्स एंड एनीथिंग, बट आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड। एंड उसने मुझे बोला कि उसके 180 मतलब 175 आए हैं आउट ऑफ 180 अभी फुल प्रैक्टिस टेस्ट में, और हर बार वो नंबर इतने ही भेजता है। और उसने शॉर्ट नोट्स दिखाए तो आई वाज लाइक ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है यार, राइट? मतलब
मैंने उसको सिर्फ एक बार बोला, उसने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने उसे एक बार बोला प्रीवियस ईयर दिशा पब्लिकेशंस के लेके वहां पे जो एनसीईआरटी मैप वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी के पेज नंबर वाइज क्वेश्चन गिवन है वो कर रहा है। एंड आई वाज लाइक कि वाओ, व्हाई दिस थिंग कांट, मतलब व्हाई आई कांट सी दिस थिंग इन यू गाइज नाउ। क्यों? क्योंकि बस हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है तो हम ऐसे ही नाश करके सब खत्म कर दें और बोले कि चलो जाओ जाके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। नहीं, for this reason I haven't taught you each and every concept, apart from the fact that the plenty of lectures are getting exceeded up, right? So if you want short notes from my side, you have to do this activity कि daily TPP के जो भी questions मिलेंगे, homework के जो भी questions मिलेंगे, टिक करोगे, टिक करने के बाद उन आंसर्स भी लिखोगे, मतलब क्वेश्चन 1 का ये आंसर, मतलब डन, आगे वो ग्रीन वाला टिक और नीचे लिखोगे, ग्रीन वाला टिक नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं है, डन के आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, 2 का ये आंसर, 3 का ये आंसर, 4 का ये आंसर लिखोगे वहां पे। अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर मिलेगी तभी मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दूंगी, नहीं तो खुद बनाओगे। दिस इज अ होमवर्क एक्टिविटी फॉर यू गाइज, एम आई क्लियर? दिस इज अ होमवर्क एक्टिविटी फॉर यू गाइज। चले, ओके, आ जाओ बेटा। कोई भी सब्सटेंस दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा? वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयंस में, कंप्लीटली नहीं, बस ये बोलो कि आयंस में टूट जाएगा, कंप्लीटली ना बोलो, बस ये बोल दो कि हाँ आयंस में टूट जाएगा जब भी आप उसका एक्वस सोल्यूशन लो, या फिर उसे कौन सी स्टेट में रखो बेटा? मोल्टन स्टेट में रखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अ सब्सटेंस which dissociates or ionizes into ions in its aqueous solution or in molten state। ठीक है बेटा, वो सब्सटेंस जो क्या करेगा? आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा या आयोनाइज कर जाएगा जब आप उसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे या आप उसकी मोल्टन स्टेट लेंगे, ऐसा सब्सटेंस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिटेल में नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, पहले बात कर लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो बेटा ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट करता ही नहीं है आयंस में, वो क्या होता है? आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस, अब आयंस में टूटने का मतलब क्या है यार? HCl लो, HCl किससे बना है? H+ और Cl- से, तो उसमें टूट जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, राइट। तो क्या लिखोगे? अ सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट्स और ionizes into ions। क्या होगा बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल ले सकते हो ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा? आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। आगे चलते हैं मेरा बेटा, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। फाइन, एक सेकेंड पानी पीते हैं बच्चों। ठीक है बच्चा, सो हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस दो तरीके के, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में राजे? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में।
ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीकों के होते हैं, एक होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना नियरली 1 के इक्वल होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली 1 का मतलब पता है क्या है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, जैसे HCl है वो कंप्लीटली H+ और Cl- आयन में टूट जाता है, माने वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। राइट, तो आप क्या बोलते हैं बच्चे? आप बोलते हैं कि इनका जो अल्फा होता है नियरली किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है, और इनका अल्फा जो होता है वो किससे होता है बेटा? 1 से लेस होता है। राइट, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा नियरली 1 के इक्वल है और वीक का 1 से लेस होता है। कौन आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में बच्चे? आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्या है बेटा? जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस है मेरा बेटा, वो सारे के सारे क्या हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा? देखिए HCl H2SO4 HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। राइट, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सारे के सारे जनरली क्या होते हैं बेटा? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एम आई क्लियर? राइट, इसके अलावा बेटा जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं, जितने भी, डिपेंड नहीं करता कौन सा सॉल्ट है, बस ये होना चाहिए कि सॉल्ट है, तो जितने भी सॉल्ट्स हैं बेटा वो सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो लिख लीजिए ऑल सॉल्ट्स आर strong electrolytes. Example NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। एम आई क्लियर? फाइन। अब आ जाइए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं आपके वीक एसिड्स और वीक बेसिस। अब आप बोलेंगे कि मैम वीक एसिड्स और वीक बेसिस कौन होते हैं? तो बेटा ऑर्गेनिक में आप जितने भी एसिड्स पढ़ते हैं, जितने भी बेस पढ़ते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? वीक होते हैं। तो वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। राइट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? जल्दी बता दीजिए। आप लिखेंगे वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है बेटा, क्या आएंगे इसके एग्जाम्पल्स में? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है बेटा, अब एसिड्स की कैटेगरी में आप क्या ले सकते हैं? एसिटिक एसिड ले सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। HCN इनऑर्गेनिक है लेकिन आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम ऑल अमीन्स की बात करें तो सारे के सारे अमीन्स क्या होते हैं बेटा? वीक बेसिस होते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमीन्स होते हैं जिनमें बेटा NH2 ग्रुप होता है। आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, टेंशन ना लीजिए, आप इसी साल पढ़ लेंगे नॉमेनक्लेचर में। राइट, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरा बेटा? वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस होते हैं।
एम आई क्लियर? ठीक है बच्चों, ओके। इसके अलावा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन क्या है बेटा, ये एक वीक बेस है। क्या है राजे? एक वीक बेस है। ओके राइट। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे वीक एसिड्स और वीक बेसिस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेटा यहां से आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क है बेटा? जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए अपने आयंस में वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो पार्शियली डिसोसिएट करे, पार्शियली माने जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, वही तो पार्शियली करेगा ना मेरा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चा यहां पर, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रोलाइट which completely dissociates इनटू आयंस। ठीक है, जो कंप्लीटली क्या करे बेटा, आयंस में टूट जाए। ठीक है, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ठीक है बेटा, जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा एक्वस सोल्यूशन या अपनी मोल्टन फॉर्म में, वो स्ट्रांग होगा। और ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? ऐसे केस में आपका रिएक्शन इररिवर्सिबल होगा। माने अगर H2SO4 है तो वो कंप्लीटली 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा बेटा? आपका इररिवर्सिबल होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये रिएक्शन इररिवर्सिबल हो जाएगा, राइट। वही अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बेटा ये कंप्लीटली तो डिसोसिएट करेंगे नहीं, ये पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स which partially dissociates into ions in its aqueous solution और molten state। क्लियर है बेटा? फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हो गया। अब बेटा ये क्या करता है? ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता। तो अगर ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता तो ये जो प्रोसेस है ना इसकी आयनाइजेशन की, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। क्या होगी बेटा? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और बेटा इसी रिवर्सिबल प्रोसेस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, वही क्या एग्जिस्ट करेगा? आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या एग्जिस्ट करेगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। माने आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली कहां एग्जिस्ट करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटते, राइट। तो क्या लिखेंगे मेरा बेटा? फाइन, हेयर ionic equilibrium exists। Here
आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों यहां पर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। एम आई क्लियर? फाइन। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करेगा माने H प्लस डोनर होगा, राइट, वो क्या हो जाएगा बेटा अर्हेनियस एसिड। और कोई भी सब्सटेंस जो OH माइनस विच इज द हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा अर्हेनियस बेस। ठीक है, सो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द अर्हेनियस एसिड बेटा, सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन। और H प्लस आयन भी कहां देना चाहिए बेटा, अपनी एक्वस सोल्यूशन में देना चाहिए। ठीक है, जब भी आप उस एसिड का एक्वस सोल्यूशन लो तो उस एक्वस सोल्यूशन में वो H प्लस दे देगा अगर, तो वो अर्हेनियस एसिड हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी बेस का एक्वस सोल्यूशन लेते हो उस एक्वस सोल्यूशन में वो OH माइनस दे देगा तो वो आपका अर्हेनियस बेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी बता दो। राइट, तो क्या लिखोगे, अर्हेनियस एसिड क्या होगा मेरा बेटा, इट गिव्स H plus ion in its aqueous solution। और इसका क्या लिखोगे बेटा, अर्हेनियस बेस का ये क्या देगा, OH माइनस आयन देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अर्हेनियस बेस क्या करेगा, देखो बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट ना सबने अलग अलग बताया था, तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, अर्हेनियस ने बोला कि भैया जो H प्लस देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में वो एसिड है और जो OH माइनस देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में वो बेस है। तो अर्हेनियस बेस क्या करेगा बेटा, इट गिव्स OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, राइट, जो H प्लस देगा एक्वस सोल्यूशन में वो अर्हेनियस एसिड है, जो OH माइनस देगा वो क्या है मेरा बेटा आपका अर्हेनियस बेस है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा अगर हम HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, CH3COOH की बात करें, H2SO4 की बात करें, ये सारे क्या करेंगे बेटा अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस देंगे, तो ये सारे के सारे अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड है। ऑल दीज आर अर्हेनियस एसिड्स। वही बेटा अगर हम हमारे अर्हेनियस बेसिस के एग्जांपल्स की बात करें तो आप ले सकते हैं क्या बेटा, NaOH, KOH, NH4OH एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या करेंगे बेटा अपने OH माइनस आयन को देंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में, इसीलिए क्या है अर्हेनियस बेस है। जिनको अभी भी समझ नहीं आया इधर आओ। इसका मतलब ये है कि अगर आप HCl को पानी में डालते हैं तो वो कंप्लीटली H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, माने H प्लस देता है, तो इसीलिए क्या है बेटा वो अर्हेनियस एसिड है। क्या है बच्चों, अर्हेनियस एसिड है। एम आई क्लियर? वहीं अगर हम बात करें बेटा H2SO4 की, किसकी, H2SO4 की, तो वो क्या देता है बेटा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, माने अगेन H प्लस देता है तो वो भी क्या है, एक अर्हेनियस एसिड है। ठीक है बेटा, वहीं अगर आप एसिटिक एसिड की बात करते हो तो बेटा वो भी डिसोसिएट तो करेगा पानी में, लेकिन हाँ वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आप दिखा देंगे, लेकिन फिर भी H प्लस तो दे रहा है ना पानी में, माना वीक एसिड है लेकिन H प्लस तो दे रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हो जाएगा बेटा। ठीक है, वही अगर आप बेसिस की बात करें तो सपोज मैंने लिया NaOH, डालिए इसे पानी में, क्या देगा बेटा ये
Na प्लस प्लस OH माइनस दे देगा। तो क्योंकि ये पानी में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो ये क्या है बेटा, अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है। ठीक है, वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो राजे। क्या है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। राजे ये क्या कर रहा है, पानी में जाके अमोनियम आयन दे रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। बस सिंपल सा ये लॉजिक है कि ये वीक बेस है, तो यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ, OH माइनस इतना नहीं देगा जितना आपका NaOH दे देगा, लेकिन फिर भी OH माइनस दे तो रहा है ना मेरा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अरहेनियस बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजे, अरहेनियस बेस हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका अरहेनियस बेस हो गया। आगे चले 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 चलिए, नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफाइड अरहेनियस कॉन्सेप्ट। बेटा होता क्या है कि अगर आपका एसिड की हम बात करें, स्पेसिफिकली अरहेनियस एसिड, तो जब अरहेनियस एसिड पानी में जाता है ना मेरा बेटा, तो जनरली H+ जो आपका वाटर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वाटर इज H2O, H+ जो है आपका मिल रहा है एसिड से वो H+ है, तो H2O और H+ मिलके H3O+ बना लेते हैं, विच इज दी हाइड्रोनियम आयन। तो ये सोच लिया जाता है कि पानी में H+ ना निकलने के बजाय अगर हाइड्रोनियम आयन बन रहा है तो वो क्या है, आपका अरहेनियस एसिड है। ठीक है, तो मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा चेंज है, यहां आप बोल देंगे कि अरहेनियस एसिड वो है जो अपने एक्वस सोल्यूशन में या अपने पानी के अंदर वाले सोल्यूशन में H+ के बजाय H3O+ आयन दे दे। क्यों? क्योंकि H+ पानी में जाके वाटर के साथ मिलके H3O+ ही बना देता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट गिव्स H3O+ ion इन दी सोल्यूशन। क्या देता है बेटा, H3O+ आयन देता है सोल्यूशन के अंदर, राइट। और ये क्या देता है बेटा, वही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, राइट, ये OH- ही देगा। सो ये क्या लिखोगे, इट गिव्स OH- आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है बेटा, राइट। अब आप बोलेंगे कि मैम ये H3O+ कैसे आया, तो बेटा देखो, जब पानी में एसिड ने H+ दिया तो H+ क्या करता है, पानी के साथ कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, H3O+। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? तो इसलिए मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप H+ की बात करें तो आपको नेकेड नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में H+ इज नॉट फाइंड आउट नेकेड। नेकेड नेकेड माने होता है नंगा, राइट, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि अकेला, नंगा मत बोलिए, अकेला बोलिए। ठीक है, सो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन H+ यानी नेकेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब से आपके लिए वो अरहेनियस एसिड है जो पानी में H3O+ थे। ठीक है, राइट, लिख लीजिए वाई, because H+ do not exist naked, but combines with OH-। आयनिक के लिए एक जरूरी सूचना मैं आपको दे रही हूं। जरूरी सूचना क्या है, जरूरी सूचना ये है कि आयनिक में इतने फॉर्मूले आते हैं ना कि अगर आप डेली के डेली एक पेज पे सम अप नहीं करेंगे लेक्चर को, आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर के बाद ही, कल के लेक्चर में मस्त फील आएगी, परसों फिर तुम लगेगा अच्छा कुछ कुछ अनक्लियर है, फिर उसके बाद बिल्कुल ही डब्बा गुल हो जाएगा। मेरे से लिखवा लो, लिख के दे रही हूं। एक तो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, विजिबली तो बैठे नहीं हो मेरे आगे कि मैं तुम्हें डांट फटकार के तुमसे रोज फॉर्मूले सुन लूं, तो तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। रोज का रोज
आफ्टर द लेक्चर, से आज का लेक्चर तो बहुत बेसिक है, लेट इट बी, एक बार घर जाके सिर्फ पढ़ लोगे 10 मिनट बहुत है। कल के लेक्चर ऑनवर्ड्स एक पेज पे मेक श्योर जो भी मैं फॉर्मूलेस करवा रही हूँ, जैसे सपोज मैंने पीएच का फॉर्मूला लगाया तो पीएच का फॉर्मूला ये होता है, अच्छा पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का ये होता है, अच्छा पीएच वीक एसिड का ये होता है, अच्छा पीएच आपके स्ट्रॉन्ग बेस का इतना होता है, वीक बेस का इतना होता है, डाइल्यूशन करो इतना होता है, मिक्सिंग करो इतना होता है, वो फॉर्मूला आप लिखते जाना, वरना कल के लेक्चर के बाद दिमाग में ऐसे चटनी बनेगी, वो भी चटनी मिक्स एकदम मिक्सी में पिसी हुई चटनी बनेगी, पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आफ्टर टुमारोज लेक्चर आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या करें बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड वो है जो H+ दे, माने ब्रॉन्स्टेड एसिड इज H+ डोनर, राइट। वेयरएज ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है बेटा, वो जो H+ को एक्सेप्ट करे, माने ब्रॉन्स्टेड बेस कौन, जो H+ क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, आप बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा, H+ डोनर होगा, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा बच्चों, ब्रॉन्स्टेड बेस होगा H+ एक्सेप्टर, क्या होगा, H+ एक्सेप्टर होगा, ठीक है, राइट। ब्रॉन्स्टेड एसिड इज H+ डोनर और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है बच्चों, H+ एक्सेप्टर है, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है HCl, दिख रहा है विजिबली, राइट, HCl प्लस NH3, ठीक है बेटा। तो HCl और NH3 जब रिएक्ट करते हैं तो HCl क्या करता है, H+ को लूज करता है, क्या करता है, H+ को लूज करता है, सर स्क्रीन सेम, Cl- बनाएगा, ठीक है, क्योंकि H+ को लूज कर रहा है, और जो H+ वो लूज करेगा बेटा उसे कौन गेन कर लेगा, आपका NH3 गेन कर लेगा, और क्या बना देगा, NH4+ बना देगा बच्चों, क्या बना देगा, NH4+ बना देगा, राइट। हाँ के ना, जल्दी बताओ, यस। तो बेटा क्योंकि यहां पर HCl ने H+ लूज करा तो वो क्या है, एसिड है, और उस एसिड के H+ को गेन किसने करा बेटा, एक्सेप्ट किसने करा, NH3+ ने एक्सेप्ट करा, और क्या बना दिया, NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, NH4+ बना दिया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका बेस, क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। जो सब्सटेंस एसिड का H+ लूज करने के बाद बनता है, जैसे HCl ने जब H+ लूज करा तो Cl- बना, तो ये Cl- क्या हो जाएगा बेटे, आपके एसिड का कॉन्जुगेट बेस, क्या हो जाएगा, HCl का कॉन्जुगेट बेस, क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, HCl का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा बेटा, ठीक है। सिमिलरली वो सब्सटेंस बेटा देखो, बेस ने H+ को एक्सेप्ट करा, ठीक है, तो बेस ने जब H+ को एक्सेप्ट करा तो NH4+ बना, क्या बना, NH4+ बना। तो ये NH4+ क्या है बेटा, आपके बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, क्या है बच्चों, जल्दी बता दो, कॉन्जुगेट एसिड, एम आई क्लियर, चलिए बता दो, क्लियर है, ठीक है। तो जो H+ देता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। एसिड जब H+ दे देता है तो जो स्पीसीज बनती है वो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होती है, और बेस जब H+ एक्सेप्ट कर लेता है और जो स्पीसीज बनती है वो एसिड का कॉन्जुगेट, सॉरी वो बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। एम आई क्लियर बेटा, राइट, सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फाइन। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो बेटा वो पेयर जो खाली एक H+ से डिफर करे, ठीक है, जो खाली एक H+ से डिफर करे वो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl और Cl- कैसे डिफर कर रहे हैं बेटा, एक H+ से डिफर कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, राइट। सिमिलरली NH3 और NH4+, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं बेटा, केवल एक H+ से डिफर कर रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होंगे बेटा, जो आपके एक H+ में क्या करेंगे, बाल को डिफर करेंगे। चले आगे, एम आई क्लियर, ओके। तो क्या लिखेंगे बेटा,
species which differs with each other, species which differs from one another in 1H प्लस, ठीक है, वो स्पीसीज जो एक दूसरे से डिफर करेंगी कैसे, 1H प्लस से, माने उनमें खाली एक H प्लस का डिफर होगा, एक में H प्लस होगा दूसरे में नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हो बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बोलते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड है, और वो क्या करे बेटा, H प्लस लूज कर दे, वो क्या करे बेटा, H प्लस लूज कर दे, तो वो क्या बना देगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस बना देगा, और कॉन्जुगेट बेस वही H प्लस को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना देगा बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। क्या बना देगा राजे, कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, ठीक है। सो इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड में एक H प्लस ज्यादा होता है और कॉन्जुगेट बेस में एक H प्लस कम होता है। कंक्लूजन यही है क्या, कि कॉन्जुगेट एसिड में एक H प्लस ज्यादा होता है, कॉन्जुगेट बेस में एक H प्लस कम होता है। तो देखो HCl और Cl माइनस में, HCl के पास कॉन्जुगेट विच इज अ कॉन्जुगेट एसिड, उसके पास H प्लस है, Cl माइनस के पास नहीं है। अमोनिया और अमोनियम आयन, ये भी क्या है आपस में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो NH4 प्लस के पास H प्लस है और बेस के पास नहीं है, है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड के पास एक H प्लस होता है और बेस के पास एक H प्लस नहीं होता। क्लियर है मेरा बेटा, फाइन। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो यहां से, व्हाट इज द कंक्लूजन विच आई कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर, तो हम लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड has one more H plus, और conjugate base has one less H plus। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड में क्या होगा बेटा, एक ज्यादा H प्लस होगा कॉन्जुगेट बेस से, और कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा, एक कम H प्लस होगा, ठीक है, कंपैरेटिव टू दी कॉन्जुगेट एसिड। अब जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम आप तो बिल्कुल ही एकदम ना, एक तो एकदम समअप का भी समअप करते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये हमारा एक क्वेश्चन है जो आपके इस डाउट को क्लियर करेगा। आपको क्या करना है, आपको मैंने कुछ पेयर्स दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन पेयर्स में से कौन से पेयर्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। क्या करना है, इन पेयर्स में से कौन से पेयर्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, आपको वो सिलेक्ट करना है। एम आई क्लियर बेटा, ठीक है, चले आगे। चलो सबसे पहले पर आ जाओ, HF और F माइनस। क्या है बेटा सबसे पहला, HF और F माइनस। तो देखो HF के अंदर एक H प्लस ज्यादा है और F माइनस में उसके कंपैरिजन में एक H प्लस कम है, राइट। माने आपका HF और F माइनस एक ही H प्लस में डिफर कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे। एसिड कौन होगा, जिसके पास एक H प्लस ज्यादा है, माने HF होगा। बेस कौन होगा, जिसमें एक H प्लस कम है, यानी F माइनस होगा, राइट। तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएंगे। एम आई क्लियर। नेक्स्ट H2SO4 और HSO4 माइनस। बेटा देखो H2SO4 और HSO4 माइनस, सबसे पहली बात तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्यों हैं, क्योंकि वो दोनों H प्लस से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। H2SO4 में H प्लस एक ज्यादा है तो वो एसिड हो जाएगा, और HSO4 माइनस में एक H प्लस कम है तो वो बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये भी आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा, राइट। मैं साइड खड़ी हूं,
क्रॉस होके लिख रही हूँ, अब आई गेस नहीं अड़ रही होंगी। तुमने ना एकदम मेरे को ऐसा कर दिया, मतलब टीचर से ज्यादा आजकल बच्चों की चल रही है? कभी मेरी भी चला दिया करो। मैं बोलती हूँ पढ़ लिया करो, वो तो नहीं पढ़ते, अपनी सारी चलवाते रहते हो मुझसे। एक बच्ची डाउट में आके बोल रही है मैम सब कुछ खुद लिखा करो। मैम फिर सिलेबस टाइम पे नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन तो लिख के लाऊंगी यार, हेडिंग भी लिख के लाऊंगी, कैसे होगा सिलेबस खत्म? ऐसे नहीं होगा तो फिर तुम मुझे परेशान करते हो। मतलब पढ़ लो, आ जाओ। H2CO3 HSO4 माइनस, तो बेटा यहां पर देखोगे तो H2CO3 और HCO3 माइनस दोनों एक H प्लस से डिफर कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, ये आपका एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। नेक्स्ट CH3COH CH3CO माइनस, अगेन दोनों एक H प्लस से डिफर कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। CH3COH कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा और CH3CO माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट HCl और Cl माइनस दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, एक H प्लस से डिफर कर रहे हैं, अगेन दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। HCl के पास एक H प्लस ज्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, Cl माइनस के पास एक H प्लस कम है तो वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट H2S और HS माइनस, फटाफट से बताओ क्या ये हमारे हैं एसिड बेस पेयर्स? हाँ है, क्योंकि एक H प्लस से डिफर कर रहे हैं। H2S में एक H प्लस ज्यादा है तो वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और HS माइनस में एक H प्लस कम है तो वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। नेक्स्ट H2CO3 और CO3 2 माइनस, अगेन है कि नहीं है? सोचो, है कि नहीं है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस H2CO3 एंड CO3 2 माइनस, है कि नहीं है? तू है कि नहीं? है कि नहीं? तो नहीं है बेटा, ये दोनों तो दो H प्लस से डिफर कर रहे हैं ना। हमने तो बोला कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पर कितने H प्लस से डिफर करते हैं बेटा भाई? 1 H प्लस, राइट। तो डेफिनेटली ये आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, वहीं अगर हम HSO4 माइनस सॉरी HCO3 माइनस और CO3 2 माइनस की बात करें तो हाँ ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक H प्लस से ही क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट H2S और H2 माइनस, है नहीं है, दोनों दो H प्लस से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट CH3COOH CH3COOH 2 प्लस, ऐसे करो, इसको ठीक करो, है कि नहीं है? हाँ है बेटा। CH3COOH तो क्या होगा मेरा बेटा, आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, और CH3COOH 2 प्लस आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा, राइट। और दोनों क्या करेंगे, एक H प्लस से डिफर करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा। ठीक है, राइट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट NH3 और NH4 प्लस, तो देखो ये भी एक H प्लस से डिफर कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। जिसके पास एक H प्लस ज्यादा है यानी NH4 प्लस, वो कॉन्जुगेट एसिड है, और जिसके पास एक H प्लस कम है यानी NH3, वो कॉन्जुगेट बेस है। तो हाँ, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है? हाँ है। अब तुम्हें नींद में भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पहचानने आ जाए आफ्टर इतनी प्रैक्टिस। एम आई क्लियर बेटा? जितने भी पूछता है ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने यहां कंसिडर कर ही लिए हैं। आगे चलते हैं, नीट 2019 के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन वाज कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HF इज। तो बेटा कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जिसमें आपका एसिड से एक कम H प्लस हो। हाँ के ना, जल्दी बता दो। ठीक है, तो बेटा अगर हम H2O की बात करें तो H2O का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, जब आप उसमें से एक H प्लस को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, OH माइनस। तो OH माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है किसका, आपके ब्रॉन्स्टेड एसिड वाटर का। एम आई क्लियर? ठीक है, वही अगर हम बात करें बेटा HF अगर आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो इस ब्रॉन्स्टेड एसिड से एक H प्लस कम वाला कौन होगा बच्चा, आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट। तो क्या करिए, इसमें से आप H प्लस निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, F माइनस। F माइनस क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट बेस। तो पूछा है कि कॉन्जुगेट बेस ब्रॉन्स्टेड एसिड H2 और HF के कौन कौन से होंगे, तो बच्चा क्या टिक करोगे, जल्दी से बता दो यार, OH माइनस और F माइनस। ठीक है, ये क्या है, आपके कॉन्जुगेट बेस है H2O के और HF के।
एम आई क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब बेटा बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कॉन्जुगेट एसिड भी एक्ट कर सकती है और कॉन्जुगेट बेस भी एक्ट कर सकती है ना. अभी आपने इसे HCl पढ़ा था, तो HCl में तो क्या था कि आपका जो HCl था वो हमेशा ही कॉन्जुगेट एसिड एक्ट कर रहा है, Cl माइनस हमेशा कॉन्जुगेट बेस एक्ट कर रहा है. लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं कि जो आपकी कॉन्जुगेट एसिड भी एक्ट कर सकती हैं और कॉन्जुगेट बेस भी एक्ट कर सकती है, राइट. जैसे मैंने बोला HCl केवल कॉन्जुगेट एसिड एक्ट कर सकता है, राइट. लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो एसिड भी एक्ट कर पाएंगी और बेस भी एक्ट कर पाएंगी. देखते हैं कौन सी स्पीसीज है. देखिए बेटा, अगर हम वाटर की बात करें और मैं बोलूं कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो कैसे बताओगे बेटा वाटर का कॉन्जुगेट बेस? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, कैसे बताओगे बच्चा? सिंपल है, H+ हटा दो एक, है ना. क्या कर देंगे बच्चा? सिंपली H+ हटा देंगे. तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? OH-. कैसे आएगा बेटा कॉन्जुगेट बेस? H+ को एलिमिनेट करके. वहीं अगर हम HCO3- की बात करें तो बेटा यहां पर अगर आप एक H+ निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस? CO3 2- हो जाएगा. वहीं HSO4- की बात करें तो बच्चा इसका एक H+ निकालते हैं तो क्या होगा कॉन्जुगेट बेस बच्चों? SO4 2- हो जाएगा. और NH3 में से अगर आप एक H+ हटाते हैं बेटा तो इसका कॉन्जुगेट बेस NH2- हो जाएगा. एम आई क्लियर? ओके, राइट. तो ये सारे कॉन्जुगेट बेसेस हैं इन स्पीसीज के. अब मैं बोलूं इन स्पीसीज के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बता दो. देखो अगर ये आपके कॉन्जुगेट बेस है तो इस केस में ये क्या एक्ट करी? कॉन्जुगेट एसिड एक्ट करी ना. क्या करी? कॉन्जुगेट एसिड एक्ट करी. क्यों? क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल थे. अब इन स्पीसीज के मैं बोल रही हूं क्या बता दो? कॉन्जुगेट एसिड्स बता दो. अगर तुम इसके कॉन्जुगेट एसिड्स बताओगे तो इस केस में ये स्पीसीज क्या एक्ट करेंगी बेटा? कॉन्जुगेट बेस एक्ट करेंगी. तो देखते हैं तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते. कैसे लिखने होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेटा? एक H+ बढ़ा दो. क्या कर दो? 1 H+ कर दो, क्योंकि बेस है उसमें एक H+ कम होता है, एसिड में एक H+ ज्यादा होता है. तो अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो बेटा क्या करोगे? एक H+ को ऐड कर दोगे. तो यहां क्या आ जाएगा राजे? CH3O+ आ जाएगा. यहां H+ ऐड करोगे तो H2CO3 आ जाएगा. यहां H+ ऐड करोगे तो H2SO4 आ जाएगा. और यहां पर अगेन H+ ऐड करोगे तो NH4+ आ जाएगा. क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है. तो बेटा यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्पीसीज जब आप इनके कॉन्जुगेट बेस लिख रहे हैं तो इस केस में कॉन्जुगेट एसिड्स एक्ट कर रही हैं, और यही स्पीसीज जब आप इनके कॉन्जुगेट एसिड्स लिख रहे हैं तो कॉन्जुगेट बेस एक्ट कर रही हैं, है ना. तो माने ये स्पीसीज जो है आपकी बीच वाली दे कैन एक्ट एज बोथ कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज कॉन्जुगेट बेस. तो क्या लिखेंगे बेटा? दी स्पीसीज कैन एक्ट एज बोथ. तो एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था कि आपको चूज करना था इन स्पीसीज में से कौन सी ऐसी हैं जो कॉन्जुगेट एसिड भी एक्ट कर सकती हैं, बेस भी कर सकती है, इसीलिए ये कराया, वरना टाइम वेस्ट का ही करूंगी मैं तुम्हारा यार. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? कैन एक्ट एज बोथ कॉन्जुगेट एसिड्स एज वेल एज बेस. समझ गई? ठीक है. अभी कराती हूँ वो क्वेश्चन जो नीट में आया था. उससे पहले ये APM 2000 में आया था. आपको क्या करना था बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बताना था. किसका? NH2- का. तो देखो बेटा सिंपल सा है. कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है बेटा? जिसमें एक H+ ज्यादा हो. तो अगर तुम्हें इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो तुम्हें एक H+ जोड़ देना था. क्या आ जाएगा बेटा? ये इसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा. क्या आ जाएगा बच्चों? ये स्पीसी का
कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। एम आई क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? तो ये आया था, मैंने करा दिया। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपका नीट 2019 उड़ीसा में आया था, ठीक है। वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि कौन सी स्पीसीज एक्ट नहीं कर सकती बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है which of the following species cannot act as both Bronsted acid as well as Bronsted base? बेटा देखो, अभी अभी बताया HSO4 माइनस दोनों एक्ट कर सकता है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी और ब्रॉन्स्टेड बेस भी। अगर ये एक H प्लस को लूज कर देता है तो एसिड एक्ट करता है और क्या बना देता है, SO4 2 माइनस, और गेन कर लेता है तो क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है। क्या बना देता है बेटा, H2SO4 बना देता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज कॉन्जुगेट एसिड भी एक्ट कर सकती है, एट द सेम टाइम कॉन्जुगेट बेस भी एक्ट कर सकती है। इसका कॉन्जुगेट एसिड ये हो जाएगा और कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो। क्लियर है, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर हम HSO4 माइनस की बात करें बेटा, तो अगर ये H प्लस लूज करता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा क्या, CO3 2 माइनस। वही गेन करता है तो क्या H2CO3 बना लेगा ना बच्चों, राइट। वही अगर हम अमोनिया की बात करें तो सेम अमोनिया का केस है। अमोनिया H प्लस लूज करेगा तो अपना कॉन्जुगेट बेस NH2 माइनस बना देगा, गेन करेगा तो अपना कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस बना लेगा। दोनों कर सकता है ना मेरा बेटा, राइट, फाइन, ओके। यहां पर क्या बन रहा है बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और यहां क्या हो रहा था बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा था। अब लास्ट ऑप्शन बचा है क्या, HCl। तो बेटा HCl लूज करके Cl माइनस तो बना सकता है, लेकिन गेन करके H2Cl नहीं बना सकता। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं कर सकता। ये H प्लस एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता बेटा। क्या है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही HSO4 माइनस तो कर रहा है, लेकिन H2SO4 नहीं करेगा। समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये खाली H प्लस लूज कर सकता है। अगर लूज कर सकता है तो बेटा खाली ब्रॉन्स्टेड एसिड एक्ट कर सकता है, बेस एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट कैन एक्ट एज ओनली ब्रॉन्स्टेड एसिड ठीक है, खाली ब्रॉन्स्टेड एसिड ही एक्ट कर सकता है। तो यही है जो दोनों एक्ट नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विच कैन नॉट एक्ट में HCl विल बी योर आंसर। कैन वी प्रोसीड अहेड बच्चों, जल्दी बता दो, ठीक है। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की हम बात कर रहे हैं बेटा। जब भी कोई एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है बेटा वो वीक बेस है, माने Cl माइनस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, मैं ना यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ क्योंकि ना मेरे को सिमेट्रिकली लिखा नहीं जा रहा इस बोर्ड पे, ठीक है। सर जस्ट बोर्ड पता नहीं क्या हो गया, हाइट नहीं मैच कर रही है, क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा, बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है या तो कहीं लगा नीचे हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग। तो मैं थोड़ी लाइन खींच रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइसा वर्सा। वही अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो वाइसा वर्सा लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं, एंड
वाइसा वर्सा। क्लियर है बेटा? क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बच्चों? वीक होता है। वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा बच्चों? वीक हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे सेकंड में? स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। एंड वाइसा वर्सा। माने इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर आप वीक बेस ले, उस वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वाइसा वर्सा सिचुएशन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो हमने दो इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिख लिए हैं रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम लेते हैं HCl और CH3COH। बेटा हम सबको अभी पढ़ा है हमने कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH एक वीक एसिड है। कल तुम्हें लिस्ट बनवा दूंगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, उसके लिए परेशान मत हो, मुझे पता तुम्हारा यही डाटा आ रहा होगा। मैम हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मैम हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, सो मैम विल टेल यू टुमारो। क्लियर है? ठीक है, फाइन, चलो आ जाओ, कम है। हम बोलते हैं HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में H प्लस और Cl माइनस में, राइट? क्या है HCl? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है HCl? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? वही अगर हम CH3COH की बात करें बच्चों, तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता, माने कंप्लीटली H प्लस नहीं देता, राइट? कम H प्लस देता है, तो इसलिए क्या है? एक वीक एसिड है। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा? HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, HCl स्ट्रॉन्गर है किससे? एसिटिक एसिड से। तो बेटा अगर आपका HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस यानी Cl माइनस वीक हो जाएगा। और हमारा जो वीक एसिड है एसिटिक एसिड मेरा बेटा, अगर हमने बोला HCl की बात करें तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस क्या हो जाएगा? एक वीक बेस हो जाएगा। वही अगर हम वीक एसिड एसिटिक एसिड की बात करें बेटा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा यार? एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर ये है तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस इसकी उल्टी होगी, माने एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा बेसिक होगा कंपैरेटिव टू Cl माइनस, राइट? तो क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगी बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस बेटा ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व फैक्ट है जो आप KA जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी वहां से पता करते हैं। ठीक है, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वहां से पता करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है, कल बताऊंगी ये आपको। ठीक है, राइट? तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस में क्या लिखोगे बेटा? CH3CO माइनस ज्यादा हो जाएगा किससे? Cl माइनस से। क्लियर है बच्चों सबको? जल्दी से बता दो, चले आगे, चले 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 चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। नेक्स्ट एसिड बेस कंसेप्ट, अभी तक हम 3 कर चुके हैं, रिवीजन करा देती हूँ। अरहेनियस किया था। अरहेनियस बोलता है कि एसिड H प्लस डोनर है एक्वस सोल्यूशन में, और बेस जो है हमारा OH माइनस डोनर है एक्वस सोल्यूशन में। ब्रॉन्स्टेन लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड H प्लस डोनर है, बेस H प्लस एक्सेप्टर है। अब आता है थर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो क्या है? ल्यूविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कौन सा है बेटा? ये ल्यूविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ल्यूविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ल्यूविस एसिड कौन होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर माने इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को मांग रहा है, यार मुझे दे दो, मेरे पास कमी है। ठीक है, तो हम बोलते हैं बेटा क्या होता है ल्यूविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है मेरा बच्चा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तुमने हो सकता है ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसका पूरा हो जाता है, जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट तुमने, वही यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ल्यूविस एसिड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसका मतलब पता है क्या है कि यार ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, माने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी ही तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा ये बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एम आई क्लियर, राइट। वही अगर हम ल्यूविस बेस की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, माने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, तभी ही तो डोनेट कर पा रहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, राइट। तो क्या बोलोगे बच्चों आप इसको, आप बोलोगे इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होगा ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। डोनर होने का मतलब क्या है बेटा, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, अमीर है भाई, क्या है, अमीर है। ठीक है, चले आगे। अब तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखी होगी अमोनिया और BF3 के बीच में, केमिकल बॉन्डिंग में तुम तो पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा, देखो अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट। तो ये क्या है बेटा, आपका ल्यूविस एसिड है, सॉरी ल्यूविस बेस है। क्या है बेटा, ये आपका ल्यूविस बेस है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। क्लियर हो गया बेटा, राइट। वही अगर मैं BF3 की बात करूं तो बेटा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि BF3 में जो बोरोन है ना उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 उसके खुद के, 3 जो वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है जो अमोनिया दे रहा होगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ल्यूविस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ल्यूविस एसिड हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी ल्यूविस एसिड। अब ल्यूविस बेस ल्यूविस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो वही हो रहा है। इसीलिए नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। ये आपने पढ़ा था आपकी केमिकल बॉन्डिंग में, कहां पर कि जो फ्लोरीन का लोन पेयर है वो कहां जाता है, बोरॉन की वैकेंट 2p के अंदर, राइट। और क्या बन जाती है बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है। एम आई क्लियर, चले आगे, चले 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 चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। अब ल्यूविस एसिड कौन कौन एक्ट कर सकता है हम वो देख रहे हैं। तो बेटा ल्यूविस एसिड सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल्स एक्ट कर सकते हैं जिनके सेंट्रल एटम पर जो उनका ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। जैसे BF3 में बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, वैसे ही आपने AlCl3 पढ़ा होगा, वहां पर एल्यूमिनियम का विच इज अ सेंट्रल एटम उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। वैसे ही BeCl2 पढ़ा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग में, बेरिलियम का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है बेरिलियम क्लोराइड में, राइट। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, माने ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे ल्यूविस एसिड होते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, उन्हें ही क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूविस एसिड बोलते हैं, राइट। कौन कौन आ जाएगा बेटा एग्जाम्पल में आपका, AlCl3, BF3, BeCl2,
ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे आपके ऐसे स्पीसीज है जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, राइट। ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसके खुद के, 3 क्लोरीन के जो वो शेयर कर रहा है। BF3 में 3 बोरॉन के हैं, है ना, और 3 फ्लोरीन के हैं जो वो शेयर कर रहा है। BeCl2 में 2 बेरिलियम के हैं और 2 क्लोरीन के हैं जो वो शेयर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बेरिलियम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 से कम है, माने बोरॉन, एल्यूमिनियम एज वेल एज बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है और वो सेंट्रल एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता वही क्या होते हैं बेटा, आपके ल्यूविस एसिड होते हैं। तो माने ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके ल्यूविस एसिड हो जाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो आगे चलिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा सिंपल केटायन। सिंपल केटायंस माने जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कॉपर 2+, Fe3+, Ag+, ये सारे भी क्या होते हैं बेटा, जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनको हम क्या मान के चलते हैं बेटा, ल्यूविस एसिड, माने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो सिंपल केटायंस में क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ। Ag+, कॉपर 2+, Fe3+, राइट, ये सारे भी क्या होते हैं बेटा, ल्यूविस एसिड्स होते हैं। चलो आगे, कह रहे हैं मूव अहेड। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, राइट। जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें सेंट्रल एटम आपका 3d का है, जैसे आपका SiF4 है, ठीक है, SiF4। तो बेटा SiF4 में आप ध्यान से देखिए तो सिलिकॉन आपके 3rd पीरियड में आता है। 3rd पीरियड में 3D नहीं भरती, आपने आपकी पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा कि 3rd पीरियड में 3D नहीं भरती, 3D 4th पीरियड में भरती है ना। तो इसका मतलब सिलिकॉन की 3D तो खाली है, तो अगर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है बेटा, तो इस वैकेंट d ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है बेटा, ल्यूविस एसिड होता है, राइट। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो सारे मॉलिक्यूल्स भी क्या एक्ट करते हैं बच्चों, ल्यूविस एसिड एक्ट करते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या ले लोगे एग्जाम्पल में, चलिए बताओ। SiF4 क्या ले सकते हो बेटा, SiF4, ठीक है। यही रीजन है कि SiF4 रिएक्ट कर सकता है 2F- के पास, क्योंकि F- तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ल्यूविस बेस है, आगे पढ़ाऊंगी, इट इज अ ल्यूविस बेस, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करके ये क्या कंपाउंड बना सकता है बेटा, SiF6 होल 6 2 नेगेटिव, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए ही बन सकता है क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो ये क्या है आपका ल्यूविस, इसे क्या हो गया बेटा, ये क्या है आपका ल्यूविस एसिड है, और ये क्या है आपका ल्यूविस बेस है। ठीक है मेरा बेटा, क्या है ये आपका ल्यूविस एसिड और वो क्या है आपका ल्यूविस बेस है, ठीक है। अच्छा, वो मॉलिक्यूल्स बेटा वो मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपकी मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ लिंक्ड है, उन मॉलिक्यूल्स में भी हम क्या मान के चलते हैं बेटा, जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बहुत सारे केसेस में, और क्या एक्ट करता है, ल्यूविस एसिड एक्ट करता है। मतलब क्या कि अगर आप CO2 की बात करें, आप ऑर्गेनिक में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, वहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच जगह पर अटैक करेगा, ठीक है, वहां जाके आप पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, रीजन ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, अलग है। ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव आता है, कार्बन की कम है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव आता है। अब क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है तो बेटा उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एक्ट करता है। तो ऐसी स्पीसीज भी क्या एक्ट करती है बेटा, आपकी ल्यूविस एसिड एक्ट करती है। सिमिलरली आपने ले लिया SO3, SO3 में जो सल्फर है अगेन क्या एक्ट करता है बेटा, ल्यूविस एसिड एक्ट करता है। चले आगे बच्चों, जल्दी बता दो, चले। ओके, ल्यूविस बेस कौन एक्ट करेगा बेटा, वो स्पीसीज जिसपे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो,
ठीक है। वो स्पीसीज क्या जिन पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, वो क्या एक्ट करेंगे बेटा, आपके ल्यूविस बेस एक्ट करेंगे। मेरा बेटा क्या एक्ट करेंगे, जल्दी बता दो, ल्यूविस बेस एक्ट करेंगे राजे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे न्यूट्रल, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होंगे, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ lone pair of electron, with lone pair of electrons क्या एक्ट करेंगे बेटा, ल्यूविस बेस एक्ट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NH3 की, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। वहीं अगर हम H2O की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये दोनों आपके क्या एक्ट करेंगे बच्चों, ल्यूविस बेस एक्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये भी क्या एक्ट करते हैं बच्चों, ल्यूविस बेस एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखेंगे आप, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, एग्जाम्पल के तौर पर F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा, ये सारे क्या है बेटा आपके, अगेन ल्यूविस बेसिस हैं। चले आगे बच्चों, क्वेश्चन देखें इनके फटाफट से, क्विकली क्विकली क्विकली। 2 क्वेश्चन देखते हैं ल्यूविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं फटाफट से, है ना। आ जाओ, क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्टली लाइकली टू एक्ट एज ल्यूविस बेस। बेटा जो लीस्टली लाइकली होगा ल्यूविस बेस एक्ट करना, माने जिसकी लीस्ट टेंडेंसी होगी ल्यूविस बेस एक्ट करने की, माने जो सबसे ज्यादा बढ़िया ल्यूविस एसिड होगा, उसी की तो क्या होगी बेटा, ल्यूविस बेस एक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, राइट। सो लीस्ट टेंडेंसी का मतलब क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो, ओहो ये क्या हो गया, एक सेकेंड बेटा, हाँ आप लिख सकते हो हाई टेंडेंसी to act ल्यूविस एसिड। माने आप चूज करिए कि इनमें से कौन ल्यूविस एसिड है भैया। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कौन है ल्यूविस एसिड, ध्यान से देखो, BF3 है तो वही आंसर हो जाएगा, बाकी तो ल्यूविस बेस ही एक्ट करेंगे ना बेटा। देखो CO आप समझ जाओगे जब ऑर्गेनिक आएगी कि आपका CO नेगेटिव होता है तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है बहुत सारे केसेस में, तो वो हमारा क्या होता है, आपका ल्यूविस बेस होता है। F माइनस ल्यूविस बेस है। PF3 बेटा, PF3 NF3 की तरह है, माने आपके फॉस्फोरस पर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यार, तो अगर फॉस्फोरस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो ल्यूविस बेस ही एक्ट करेगा, माने ये तीनों तो ल्यूविस बेस एक्ट कर जाएंगे, है ना। ओके सो बहुत सारे, ठीक है बच्चों, फाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा BF3 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बच्चा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ल्यूविस बेस। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है मेरा बेटा ल्यूविस बेस एक्ट करता है, आपको वो पता लगाना है बेटा। देखो ल्यूविस बेस तो वही एक्ट करेगा ना जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। CF4 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, राइट। सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। CH4 में भी जैसे बॉन्ड पेयर होते हैं ना कार्बन के राउंड, वैसे भी CF4 में सारे क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं। SiF4 की अगर मैं बात करूं, वही सेम केस है, कार्बन के नीचे ही तो सिलिकॉन आता है, सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। BF3 की अगर मैं बात करूं बेटा, BF3 के केस में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यार, है ही नहीं। लेकिन PF3 माइनस, इसमें फॉस्फोरस के अराउंड लोन पेयर है, तो ये क्या एक्ट करेगा बेटा, आपका ल्यूविस बेस एक्ट करेगा। तो मोस्ट लाइकली यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फाइन। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।